कड़ा मुकाबला है सभी प्रत्याशियों के बीच में। सभी पार्टियां ये उम्मीद जता रही हैं कि जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो, ये तमाम पार्टियां जो है यहाँ पर अपना अपना दम भर रही हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जेजेपी का भी रुख कर लेते हैं। टीपू पड़िया हमारे साथ हैं। आप टीपू जी, जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं और जिन स्थितियों पर बात की गई, कहीं ना कहीं एक अगर जेजेपी के बीच भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा शुरुआत में, काफी आगे हद तक, आप शुरुआत की बात मत करें, काफी हद तक, बहुत हद तक स्थितियां जो है वो स्पष्ट भी नहीं हो रही थी कि पार्टी का यहाँ पर विचार क्या। हालांकि बाद में सभी लोग जरूर इस रणनीति के साथ उतरे कि भाई ये गठबंधन आगे जाना चाहिए और तमाम, लेकिन कितने आश्वस्त हैं आप यहाँ पर पार्टी की जीत को लेकर? देखो रेणुका जी, इस जो आदमपुर का चुनाव है जो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, जैसे कि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई जी, और भव्य बिश्नोई जी पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। और जिस प्रकार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरा सिनेरियो हम देखते हैं, लगभग 54 गांव उसके अंदर आते हैं। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी प्रत्याशी, जब कोई मजबूत प्रत्याशी कोई चुनाव अगर लड़ता है तो उसके पक्ष का जी 54 गांव आते हैं। 54 गांव में मैं आपको बता दूं, जो पहले राउंड की मतगणना हुई है अभी तक पूरी, जो 2846 वोट से भव्य बिश्नोई आगे हैं, उसमें खासा महाराज और फ्रांसी, भाड़ा, चबरावाल और ढाणी खासा और सारंगपुर और बोड़िया बिश्नोई जो गांव है, वहां से भव्य बिश्नोई ने, कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं, उन्होंने लीड दर्ज की है जी। देखो रेणुका जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। जैसे कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र में जब कोई मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसके पक्ष का भी वोट होता है और उसके खिलाफ भी वोट होता है। तो मैं समझता हूं, जब बात अगर जननायक जनता पार्टी की बात की जाए तो पहले दिन से ये स्पष्ट कर दिया गया था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे और हम गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। और जननायक जनता पार्टी एक मिनट पहले दिन अगर स्पष्ट होता तो आपकी बैठकें ना होती दिल्ली में। टीपू जी, आपकी बैठकों तो यहाँ तक भी हुई है कि पोस्टर पे आपके कार्यालयों पे आपके झंडे नहीं लगे हैं। और ये बयान जब आया था कि अगर जरूरत होगी तो आपको बुलाएंगे, बाद में हालांकि आप गए, आपके नेता गए, वहां पे प्रचार भी किया, वोट भी मांगे। तो देखो प्रदीप जी, जो आप बात कर रहे हो कि पहले दिन जो चुनाव के लिए जो बैठक होती है, वो बैठक सिर्फ आदमपुर चुनाव के लिए नहीं होती, क्योंकि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव भी चल रहा है, जिला परिषद का भी चुनाव चल रहा है और सरपंच पंच अनेक तरह के पूरी तरीके से चुनाव चल रहा है। तो बैठकें तो जो निरंतर पार्टी की होती रहती है, जब चुनावी माहौल प्रदेश के अंदर होता है तो बैठकें तो होती रहती है, स्वाभाविक सी बात है। और रही बात आपने पोस्टर की बात करी, वो पोस्टर की बात से स्पष्ट खुद कुलदीप बिश्नोई जी उस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी उस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। तो ऐसी कोई बात हमें कहीं नजर नहीं आई। तो ये तो मीडिया द्वारा बनाया गया एक मिर्च मसाला होता है, जिसको आप किसी भी तरीके से दिखाने का काम कर सकते हो। सर, पार्टी में कुछ भी होता है उसका ठीकरा आप लोग मीडिया पर फोड़ देते हैं। हालांकि जो अंदरूनी बातें हैं वो आपकी पार्टी से निकल कर आती है, हमारा काम सिर्फ उनको जनता के सामने पेश करना है, फिर आप उसको मीडिया के सामने थोप देते हैं। खैर, आप राजेंद्र सोरखी जी, जैसा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी प्रदीप, उसका फायदा यहाँ पर पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप इतिहास देखें, इस वक्त तो आप गठबंधन में हैं और बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इसके पहले का जो इतिहास रहा है वो कभी भी बीजेपी के फेवर में नहीं रहा है। इस बार भी चेहरे के आधार पर वोट मिल रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पार्टी के नाम पर वोट मिल रहे हैं या मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मिल रहे हैं, लेकिन सब कुछ साफ है कि कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल के नाम पर ही वोट हासिल हो रहे हैं पार्टी को। देखो, जिस प्रकार का जनादेश आज आदमपुर की जनता ने भव्य को दिया है, इसमें ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो चुका है कि वहां की जो जनता, आदमपुर की जो जनता, वो गठबंधन सरकार के साथ मिलकर के चलना चाहती है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि एक बहुत बड़ा कैडर जो जननायक जनता पार्टी का आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में है, उसका सीधा सीधा फायदा जो भव्य बिश्नोई को यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और अब एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि अब आदमपुर की जनता को अब पूछना चाहिए कि जयप्रकाश जी अब आदमपुर की राजनीति करेंगे या आगे कलायत की राजनीति करेंगे। जिस प्रकार वो बार बार वो अपनी बयानबाजी में बार बार ये कहते नजर आए कि भी मैं तो आदमपुर चुनाव लड़ने आया हूं, हालांकि वो 13 साल बाद उन्होंने अपनी
अपना चेहरा आदमपुर की विधानसभा क्षेत्र में दिखाया, इससे पहले वो कभी ना कभी किसी सुख दुख में ना कोई अन्य सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम में वो कहीं नजर नहीं आए। आदमपुर की किसी भी सड़क पर वो गुजरे तक नहीं। लेकिन कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस मंशा के साथ उनको चुनाव लड़वाने का काम किया, आज इस प्रकार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपना जो गांव ढाणी ढाणी जो वोट मांगने का काम किया, उसके बाद भी उनका ये फेलियर साफ नजर आता है। और इस प्रकार ये मैं समझता हूँ ये गठबंधन की जीत है और बहुत बड़ी जीत लेकिन है। टीपू जी, जिस तरह से हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, तो कुछ ऐसे ही आरोप कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार पर भी लगे कि भले ही वो हासिल रही, उनको सीट हासिल रही, लेकिन मौजूदगी उनकी भी जनता के बीच नहीं रही, नहीं देखी गई। उम्मीदें, क्योंकि अब उम्मीदें और ज्यादा बलवती होंगी, चाहे आप भव्य बिश्नोई की बात कर लें, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ेंगी, इसको बरकरार रख पाएंगे? देखो, अगर इस प्रकार की बात सामने आई है और खुद कुलदीप बिश्नोई जी ने मंच पर इस बात को स्वीकारा है कि आगे इस प्रकार की चीज नजर नहीं आएगी, और अभी चुनाव जो कुलदीप बिश्नोई जी ने नहीं लड़ा, चुनाव भव्य बिश्नोई ने लड़ा है। युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, सारी चीजों को समझता है, तो मैं मान करके चलता हूं कि जनता ने पहली बार भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ा है तो उसको एक मौका दिया है जनता ने, और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा और भविष्य में जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर नजर आएंगी और गठबंधन सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे। रही बात, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी पे कह रहे थे, इनके खुद के प्रत्याशी, इनकी एक टीवी पर बाइट में सुन रहा था, इन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि जयप्रकाश जी तीसरी पीढ़ी से हारने जा रहे हैं, अपना लगातार 3 बार हारने का रिकॉर्ड वो उनके नाम दर्ज होगा, उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया था। वो पहले ही वो गठबंधन की जीत होगी। बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। टीपू जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, जीत की देखो किरण जी, ऐसा नहीं है कि जो आदमपुर का वो वोटर है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि परंपरागत एक वोट बैंक भजनलाल परिवार का रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा भव्य बिश्नोई को होता नजर आ रहा है। बट मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, लगभग 13-14 गांव ऐसे हैं जो डिसाइडिंग वोटर हैं, जो हार और जीत को डिसाइड करेंगे, और वो उनमें एक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मैं मान करके चल रहा हूँ कि भव्य बिश्नोई जी को मिलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी लीड के साथ इस आदमपुर चुनाव को जीतेंगे और हमारा गठबंधन का प्रत्याशी बहुत भारी मतों से इसको जीतेगा। और ओवरऑल कोई भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जो वोटर है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के सिनेरियो को देखता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी कोई गली, अपनी सड़क, सिर्फ अपने हल्के तक की बात को सोचता है, सोच करके वोट डालता है, वो भविष्य को देख करके वोट डालता है। आज जिस प्रकार गठबंधन सरकार एक विकास की जो रफ्तार जो पकड़ी हुई है, उसको देख करके भी वोट डालने का काम आदमपुर के जो वोटर है उन्होंने किया है। आज जिस प्रकार एक बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी सोच, जैसे कि अभी हम जो माननीय डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि ग्लोबल सिटी को बनाने की एक सोच है, बहुत बड़ी सोच है, और जिस प्रकार नए नए बड़े कारखाने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण सोनीपत में, हम खरगोदा में देखने को आपको मिला है कि किस प्रकार एक मारुति एक बहुत बड़ा अपना एक मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेकर के आए हैं, जहां पर एक ही समय में 10,000 गाड़ियों। ठीक है, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आपके पास नीरज जी हम आप आएंगे और आपसे हम जानने की कोशिश, ऐसा लग रहा होगा कि भले ही कड़ी टक्कर। पहले तो मैं ये बताना, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने जो टिकट दी और हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी की कुल 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, तीसरे राउंड की गिनती चल रही है, 145 वोट है। तो ये साफ नजर आता है कि वो सर्वे का है, ये झूठी बातें हैं ये सारी, क्योंकि लच्छेदार बातें करना आम आदमी पार्टी की रही है सदा से ही। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि भव्य बिश्नोई जी की बात करी, अब जो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की जो टक्कर नजर आ रही है, इसमें नो डाउट टक्कर नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो डिसाइडिंग वोट हैं, जैसे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे होते हैं, 12-14 गांव हम मान करके चलते हैं कि जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के डिसाइडिंग वोट हैं, और डिसाइडिंग वोट में हमारा जो जननायक जनता पार्टी का एक मजबूत कैडर वहां पर है, एक मजबूत कैडर हम देखने को मिलते हैं, जिसका फायदा, क्योंकि आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जो नौजवान है वो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को पसंद करता है, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार है
आज प्रगति की ओर चल रही है। आप किसी भी क्षेत्र की बात उठा करके देख लो, खाली बात ये नहीं है कि ये परंपरागत सीट भजनलाल परिवार की रही है तो लोग सिर्फ इसी करके वोट देंगे, नहीं। आज जो गठबंधन का साझा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बनाया गया है, नौजवान साथी है, पढ़ा लिखा है, विदेश में पढ़ाई करके आया है, तो सारी चीजों को देख करके, गठबंधन सरकार के काम को देख करके भी किस प्रकार हमने आज प्राइवेट कंपनी में हरियाणा के नौजवान को 75% रोजगार दिलाने का काम किया। भले ही वो कोर्ट में विचाराधीन मामला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। इस प्रकार तमाम ऐसे काम, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, पूरे हरियाणा प्रदेश की इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, आज निवेश की अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश एक ऐसा मात्र प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश आने का। ये दो बड़ी चुनौतियां जिसको टीपू पांड्या साहब आपके पास यहाँ पर हम आएंगे। जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर भव्य बिश्नोई की जीत दर्ज हुई है, उसको लेकर के खुशी जाहिर, लेकिन स्थिति ये बनी है कि जीत आखिरकार किसकी है? एक परिवार की जीत यहां पर देखी जा सकती है या एक पार्टी के तौर पे यहां पर जीत देखी जा सकती है? आप गठबंधन में हैं, 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, आपका सपोर्ट रहेगा, आप साथ में रहेंगे, जेजेपी साथ में रहेगी, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए किरण जी, कोई भी उपचुनाव जब होता है, अगर वो सरकार के पक्ष में जाता है तो जाहिर तौर पर उस विधानसभा क्षेत्र की उस जनता ने सरकार में विश्वास जताने का काम किया है। और आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में हम हिस्सेदार हैं। और जिस प्रकार आज माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने निरंतर बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी एक अच्छी सूझबूझ के साथ, एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोच के साथ जो गठबंधन को लेकर के चले हैं और हरियाणा प्रदेश में जो अनेकों जनहित के कार्य किए हैं, जो जननायक जनता पार्टी ने जो पहले चुनावी वादे किए थे, जो चुनाव लड़ने से पहले जो वादे किए थे, आज उन वादों को पूरा किया है। और उन वादों पर पूरा किया तो वहां की जनता ने गठबंधन पर मोहर लगाई है। लेकिन मैं किरण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल जो आप हर किसी से ये पूछ रहे हो कि आप इसको किसकी जीत के तौर पर देखते हो, मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आज कांग्रेस पार्टी हार रही है और ये कांग्रेस पार्टी हार का जो श्रेय है वो किसके सिर पर जाएगा? जैसे कि बार बार जयप्रकाश जी कहते हैं कि ये मैं चुनाव लड़ रहा हूं, समझो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहा है, समझो दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहा है, जो बार बार कहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हार का श्रेय अपने सिर पर लेना चाहिए, क्योंकि जब पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था, बड़ौदा हल्के के उपचुनाव की बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी वहां जीतने का काम किया था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले आकर के जीत का श्रेय लेने का काम किया था। लेकिन इस बार क्या हार का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेंगे? क्या हार का श्रेय दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सिर पर लेंगे? ठीक है, लेकिन अभी एक और सवाल आपके लिए तो बनता ही है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी में हम हमेशा देख रहे हैं खटास वाली स्थिति आती है, चाहे वो पंचायत चुनाव की बात हो, चाहे वो ये अभी उपचुनाव की बात हो, उसको लेकर के आप लोग बैलेंस करते हैं। जेजेपी पॉजिटिव मोड में चल करके बैलेंस कर लेती है कि हम गठबंधन में हैं तो उनकी शर्तों को निभाना है और उसी पे हमें प्रतिबद्ध होकर के चलना है, लेकिन कब तक चलेगा सर ऐसे? देखो, जननायक जनता पार्टी का हमेशा से एक ये विश्वास रहा है, ये एक सोच रही है कि कैसे हरियाणा प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। और मैं ये समझता हूं कि जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। एक विश्वास, एक भरोसा दुष्यंत चौटाला जी ने एक जनता को दिखाया है और उसको स्वीकार करने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। तो मैं देखता हूं कि जिस सूझबूझ के साथ, जिस खुली किताब की तरह की जो सोच है, जो आज दुष्यंत चौटाला जी एक खुली किताब की तरह है, बड़े कितने से कितने विकट परिस्थितियों में आज उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, चाहे आप किसान आंदोलन को लेकर लो, चाहे आप कोरोना काल को लेकर को, जैसा बैलेंस उन्होंने बनाने का काम किया कि मैं ये समझता हूं कि ये भविष्य के नेता हैं। आज अगर प्रदेश में ये उप मुख्यमंत्री है तो आगे आने वाले समय में हरियाणा की जनता इनको मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का काम करेगी। और रही बात आप गठबंधन के बैलेंस की, देखो कोई भी सरकार आंकड़ों से बनती है। अगर हम प्रदेश की जनता के सामने अपने पूरे वादे पूरे करेंगे, कुछ वादे हमने पूरे कर लिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि वो पाइपलाइन में है, समय के साथ उनको पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे हम जो चुनाव में वादे हमने जनता के सामने किए थे, अगर हम उनको पूरा करेंगे जनता हमें स्वीकारेगी और आने वाले विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हरियाणा के प्रदेश की जनता करेगी। वीरेंद्र साहब, बड़ी बात यहाँ पर कही है टीपू जी ने, क्या बोला? उन्होंने ये कहा है कि आज उप मुख्यमंत्री है, हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।